तो इनडायरेक्ट मेथड पढ़ना है आज, मेजरमेंट ऑफ लेंथ का इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड तो बड़ा आसान है, डायरेक्ट मेथड ना आसानी से आप मेजर कर सकते हो बाई स्केल, मीटर लेंथ होती है उसका यूज किया और सीधे मेजरमेंट कर लिया। बट अगर हमें मेजरमेंट करना हो लॉन्ग डिस्टेंसेस का, जैसे सन का मेजरमेंट सन की डिस्टेंस मेजर करनी है, स्टार है, मून है, प्लैनेट्स हैं, इन सब की डिस्टेंसेस अगर मेजर करनी है तो फिर हम डायरेक्ट मेथड का यूज तो कर नहीं सकते, फिर हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। जैसे हमें ट्री की हाइट मेजर करनी है, अगर किसी पेड़ की ऊंचाई मेजर करनी है, ट्री की हाइट मेजर करनी है, तो क्या हम डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर हम मीटर लेकर के पेड़ पे चढ़ जाएंगे तो कैसे मेजरमेंट कर पाएंगे। तो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड तो बड़ा आसान था, बट इनडायरेक्ट मेथड में दो टाइप के मेजरमेंट होते हैं। एक तो जिन पर हम एक्सेस कर सकते हैं, यानी जिन पर हम पहुंच सकते हैं, जहां तक हमारी पहुंच होती है, जैसे कि किसी टावर की मेजरमेंट हो गई, किसी बिल्डिंग की हाइट हो गई, किसी ट्री की हाइट हो गई। अगर इन सब चीजों को मेजरमेंट करना है तो फिर हम यूज करते हैं एक्सेसिबल, मतलब उनको बोलते हैं एक्सेसिबल, जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं, जहां तक हम पहुंच सकते हैं। बट अगर हम जहां तक नहीं पहुंच सकते, अगर एक्सेस हमारे पहुंच से बहुत दूर है, जैसे सन है, स्टार है, मून है, इनकी डिस्टेंसेस मेजर करना है, तो फिर इसके लिए कौन सा मेथड लगता है? उसको बोलते हैं पैरेलक्स मेथड। जब हम सन, स्टार, मून की डिस्टेंस को मेजर करते हैं फ्रॉम अर्थ, तो उस मेथड को कहा जाता है पैरेलक्स मेथड, पैरेलक्स मेथड। और जब हम नॉर्मल एक बिल्डिंग की हाइट है, एक टावर की हाइट है, या फिर किसी ट्री की हाइट है, मेजर करते हैं, तो उसको बोलते हैं बाई ट्रायंगुलेशन मेथड। जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, ट्रायंगुलेशन मेथड उसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे यूज करते हैं, कैसे मेजरमेंट करते हैं। सबसे पहले एक ट्री का मेजरमेंट करके देख लेते हैं। ट्री का मेजरमेंट किस प्रकार से किया जाता है, क्या क्या किया जाता होगा कि ट्री का मेजरमेंट हम कर सकते हैं, हाइट मेजर कर सकते हैं किसी पेड़ की। मान लीजिए ये ट्री है जिसकी हाइट कितनी है, एच, स्मॉल एच इसकी हाइट है, ये हमें मेजरमेंट करना है। हम इसके बेस, ये हम इसका नाम दे देते हैं ए बी। बी इज द बेस ऑफ ट्री, पेड़ का बेस क्या है, बी है। तो हम बेस से एक्स डिस्टेंस पर, बेस से क्या कर लेते हैं, एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट सी मान लेते हैं। ये सी पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस पॉइंट सी को कहा जाएगा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हम यहां से बैठ करके देखेंगे कि ट्री का जो टॉप पॉइंट है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन हम मेजर कर लेंगे। क्या मेजर कर लिए, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे मेजर करेंगे, ये मैथ वाले टीचर आपको बताएंगे। आपके प्रैक्टिकल में है कि किसी भी बिल्डिंग का है, किसी भी टावर है, कोई ट्री है, उसका मेजरमेंट आप कैसे करते हो, वो मैथ्स के टीचर पढ़ाएंगे। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है सेक्टेंट, इसका यूज करके हम मेजरमेंट कर सकते हैं। किसी हाइट का, किसी भी मेजरमेंट का एंगल फाइंड किया जा सकता है कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करने के लिए इसका यूज करते हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है। सोनू तिवारी सर ऐड हो रहे हैं हमारे साथ, वो भी पढ़ना चाहते हैं आज फिजिक्स। ठीक है, तो एंगल निकालने के लिए इस मेथड, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम एंगल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन एक्स होता है, भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एच अपॉन एक्स हो गया। यहाँ से एच निकलेगा क्या, एक्स टेन थीटा। अगर हमें एक्स की वैल्यू आसानी से मेजर कर सकते हैं, भाई हमने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को बेस से डिस्टेंस मेजर कर लिया, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से बेस का डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, तो हमें एक्स मिल जाता है, और थीटा की वैल्यू हमें पता ही है, हमने इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर लिया था। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्री की हाइट है, किसी टावर की हाइट है, किसी बिल्डिंग की हाइट है, आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बट अगर किसी माउंटेन की हाइट है, काफी ऊंचाई पर है, जहां तक एक्सेस नहीं किया जा सकता, पहुंचा नहीं जा सकता, उसको कैसे मेजर करेंगे? उसको मेजर करने का एक मेथड होता है, एक अलग मेथड है उसको मेजर करने का। माउंटेन वगैरह का जो मेजरमेंट होता है, हाइट का मेजरमेंट होता है, उसका मेथड कुछ अलग ही है। तो कैसे मेजर करते हैं माउंटेन की हाइट, वो थोड़ा देखिएगा। ये समझ में आ गया है? आसान था वैसे, कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं था। सोनू सर भी है क्या? हैं, गुड मॉर्निंग सर बोल दो, नहीं गुस्सा हो जाएंगे फिर, मैथ नहीं पढ़ाएंगे। हमने इनको कहा सर एक इंस्ट्रूमेंट होता है,
जिससे आप एंगल उंगल बता लेते हैं ट्री का कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है क्या आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट? आपके पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है क्या जिससे आप एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर कर लेते हैं? वही तो, बड़े खतरनाक टीचर हैं ये, इनसे बच के रहिएगा आप लोग। बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट लेके टहलते हैं। चलिए, अगर किसी माउंटेन की हाइट मेजर करना हो तो क्या करते हैं? ए बी माउंटेन है, इसकी हाइट हम क्या ले लेते हैं? एच ले लेते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ट्री की मेजरमेंट जब कर रहे थे, हाइट मेजर कर रहे थे, तो हम लोगों ने एंगल सॉरी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सिंगल लिया था, एक ही पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लिया था। इसमें क्या करेंगे, हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन दो ले लेंगे। कैसे? एक बार पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये ले लिया, मान लो सी ले लिया, सी इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके बाद हमने क्या किया, यहां से एंगल मेजरमेंट कर लिया, ये एंगल मेजर कर लिया, मान लो थीटा 1 है। फिर हम क्या करेंगे, हाँ नहीं ट्री वाला नहीं, ये माउंटेन वाला है। हाँ हाँ माउंटेन वाला है, इसमें एक्सेसिबल क्या माउंटेन के ऊपर चोटी पे पहुंच करके जाओगे क्या? एक बार टावर है, बिल्डिंग है, उस पर तो चढ़ सकते हैं ना, बट माउंटेन पर चढ़ नहीं सकते। तो माउंटेन वैसे भी सीधा नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा होता है ना। तो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन लेते हैं इस पे। इसके बाद क्या करते हैं, इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से थोड़ा पीछे जाते हैं। कितनी डिस्टेंस जाते हैं, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस, सॉरी डी डिस्टेंस जाते हैं। डी ले सकते हो, एक्स लिख सकते हो, अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो। ये पॉइंट कैपिटल डी मान लेते हैं। अब यहाँ से फिर से एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर करेंगे, तो हमें यहाँ पर मिल जाएंगे दो एंगल ऑफ एलिवेशन। पूरी टिग्नोमेट्री है यहाँ पर, पूरी की पूरी टिग्नोमेट्री है, समझ लो। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये सीधी लाइन होगी, टेढ़ी हो गई मुझसे, सीधी लाइन होगी, ठीक है। टेढ़ी मत बना देना, तुम लोग भी कहोगे सर ने टेढ़ी बनाया था, हम भी टेढ़ी बनाएंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर किया थीटा 1 थीटा 2, ठीक है। अब अगर हमें हाइट मेजर करनी, ये डिस्टेंस हमें पता थी, बेस से हम एक्स डिस्टेंस ले सकते हैं, ये डिस्टेंस हमें पता थी। अब क्या करें, दो बार टेन थीटा लगा दो, टेन थीटा 1 लगा देते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ से देखो टेन थीटा 1 क्या आएगा, एच अपॉन एक्स आएगा, एच अपॉन एक्स आएगा। इसको कॉट अगर बना दें, कॉट थीटा 1 लिखें तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एच हो जाएगा। सही है। उसके बाद इस वाले ट्रायंगल में देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें टेन थीटा 2 लगाइए तो क्या हो जाएगा, एच अपॉन डी प्लस एक्स हो जाएगा, एच अपॉन डी प्लस एक्स हो जाएगा। समझ में आया एच अपॉन डी प्लस एक्स कैसे होगा? एच ये हाइट हो गई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डी प्लस एक्स हो जाएगी। तो कॉट थीटा 2 क्या आएगा, डी प्लस एक्स अपॉन एच। अब क्या करो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन एच माइनस थीटा 2 में से थीटा 1 माइनस करो, डी प्लस एक्स अपॉन एच माइनस एक्स अपॉन एच। एच एलसीएम ले लो, डी प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, डी अपॉन एच मिला, यानी कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच अपॉन डी, डी अपॉन एच। अगर हमें एच की वैल्यू निकालनी है तो एच इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, डी अपॉन कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1, ये आ जाएगा एच की वैल्यू। अब जानते हो क्या होता है, माउंटेन जो होता है वो सीधा तो होता नहीं है, माउंटेन का बेस कौन से पॉइंट मानोगे। तो ये फॉर्मूला क्यों लगाया गया, क्योंकि पेड़ का एक बेस तो होता है, मान लो ट्री हमें है, किसी बिल्डिंग का है, तो हम क्या करेंगे, बिल्डिंग की बेस को आसानी से माना जा सकता है कि हाँ ये इसका बेस है, एक पॉइंट को फिक्स कर लिया, इसको बेस माना जा सकता है। बट माउंटेन नीचे से काफी फैला हुआ होता है, माउंटेन जो होता है, पर्वत जो होते हैं वो नीचे से काफी फैले हुए होते हैं। तो उनका बेस किस पॉइंट पर मानोगे, कहाँ मानोगे उसका बेस, तो बेस मानना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं, जिसमें हमें केवल और केवल किसका यूज है, केवल डी का यूज है, और थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू का वैल्यू चाहिए हमें। तो थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू तो आसानी से मिल जाएगी, और डी भी मिल जाएगा। डी क्या है, दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच की डिस्टेंस है, जिसको मेजर करना आसान होगा। यहाँ पर एक्स की कोई जरूरत ही नहीं थी, बस हमने मान रखा था बस बेस से इसकी डिस्टेंस होगी, एक्स की कोई तो जरूरत ही नहीं थी, फॉर्मूले में तो केवल डी की वैल्यू चाहिए थी। समझ में आया? नोट करना है, अगर इसको नोट करना हो स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, ये लिखा है जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज।
चलो अगला मेथड है पैरेलैक्स मेथड। तो चलो नेक्स्ट मेथड देखते हैं, पैरेलैक्स मेथड। व्हाट इज पैरेलैक्स मेथड? पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है? पहले तो हम पैरेलैक्स का मतलब जान लें, पैरेलैक्स मेथड से कैसे मेजरमेंट करेंगे वो थोड़ी देर बाद समझेंगे। पहले पैरेलैक्स जानो, ये होता क्या है, पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है। कभी ऐसा महसूस किया है कि एक ही पोजीशन पर आप खड़े हो, ऑब्जेक्ट सामने आपको दिख रही है, एक ही पोजीशन पर आप खड़े हो जाओ, ऑब्जेक्ट सामने दिख रही हो, आप एक आंख से देखोगे तो आपको पीछे बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो डिस्टेंस कुछ और दिखाई देगी। बट अगर एक आंख मतलब लेफ्ट आंख बंद करके राइट आंख से देखो, उसके बाद अगर राइट आंख बंद करके लेफ्ट आंख से देखोगे तो वो डिस्टेंस थोड़ा सा वेरी करेगी। देखते हो ऐसा कुछ समझ में आता है? देखा होगा, महसूस किया होगा, ये चीज तो होता है ना ऐसा। तो जो अपीयरेंस शिफ्ट हो जाता है जब आप जब लेफ्ट आंख से देखते हैं या राइट आंख से देखते हैं, तो जो अपीयरेंट शिफ्ट होता है, जो डिस्टेंस में चेंज आता है, इसी को पैरेलैक्स कहा जाता है। अपीयरेंट शिफ्ट कहते हैं इसको, अपीयरेंट शिफ्ट इसको कहा जाता है, और इस फिनोमिना को पैरेलैक्स कहा जाता है। जो ये घटना घटती है, इस फिनोमिना को पैरेलैक्स कहा जाता है। देखो होता क्या है, अगर एक ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, आप यहां से देखते हो, आप यहां बैठे हुए हो, यहां पर देख रहे हो, आप राइट आंख से देखोगे तो आपको बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ अलग डिस्टेंस पे दिखाई देगा, और लेफ्ट आंख से देखोगे तो कुछ अलग डिस्टेंस पे दिखाई देगा। तो जो ये डिस्टेंस का अपेरेंट शिफ्ट है, ये जो शिफ्ट है, आंख की दो पोजीशन है ना, ये एक लेफ्ट आंख थी, एक राइट आंख थी, तो इसके कारण से जो अपेरेंट शिफ्ट होता है, इसको कहते हैं बेसिस। इस डिस्टेंस को बेसिस कहा जाता है, इस डिस्टेंस को बेसिस कहा जाता है। और जो अपेरेंट शिफ्ट हो रहा है, उस शिफ्ट को क्या कहते हैं? पैरेलैक्स कहते हैं। इस घटना को पैरेलैक्स कहते हैं, इस फिनोमिना को पैरेलैक्स कहा जाता है। बस इसी मेथड का यूज करके हम क्या करेंगे, डेरिवेशन कर डालेंगे। पैरेलैक्स मेथड से मून है, सन है, स्टार्स हैं, इन सब की डिस्टेंस इसी मेथड से निकाली जाती है। अब ये एंगल क्या कहलाता है? इस एंगल को कहते हैं पैरेलैक्स एंगल। ये एंगल क्या कहलाएगा? पैरेलैक्स एंगल कहलाएगा। इसको कहते हैं पैरेलैक्स एंगल। में भी समझ में आ रहा होगा। अगर ये डिस्टेंस s है और ये b है, अगर ये डिस्टेंस s है और ये b है, तो हम थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं b अपॉन s। ये कहां से आया? थीटा इज इक्वल टू b अपॉन s कहां से आया? देखो ये सर्कल है, सर्कल है ना, सर्कल पे ये पॉइंट O है। अगर हम सर्कल पे दो पोजीशन ले लें, दो पॉइंट ले लें, तो दो पॉइंट की डिस्टेंस L होती है सर्कल पर। ये एंगल कितना है? थीटा है, और ये R होता है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? L अपॉन R लिखते हैं। थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R लिखते हैं। उसी तरीके से ये है, देखो थीटा इज इक्वल टू L की जगह पर यहाँ पर B है, तो B अपॉन S। S इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है। हाँ हाँ हाँ, लाइन प्लेन है, वो अप्रोक्सीमेटली इतनी ज्यादा डिस्टेंस है कि उसको हम आर्क मान सकते हैं। अगर ये डिस्टेंस, ये सर्कल बहुत बड़ा हो जाए, तो जो सर्कल इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा बड़ा करते चले जाओ, जितना बड़ा सर्कल करते चले जाओगे, जितना बड़ा सर्कल करते चले जाओगे, दो पॉइंट की डिस्टेंस उतनी ही ज्यादा लीनियर होती चली जाती है। आर्क कम होता चला जाता है, लीनियर होती चली जाती है। और यहाँ पर जो दो डिस्टेंस होती है वो बहुत ज्यादा दूर होती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? लगभग लगभग लीनियर कहा जाता है। समझ में आया? अब देखो मेजरमेंट कैसे करते हैं। सन है, मून है, स्टार है। मून की हम मान लेते हैं कि हम मून की डिस्टेंस मेजर करने बैठ गए, ठीक है। तो मून की डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? देखो अर्थ पे बैठ करके मून की डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे? विद द हेल्प ऑफ पैरेलैक्स मेथड। ये अर्थ है मान लो, स्पेलिंग भूल जाते हैं। ये अर्थ हो गया, यहां पर मून है, दिख रहा है? दिख रहा है सभी को? अब क्या करते हैं, इस अर्थ पर
दो पॉइंट ले लेते हैं, इस अर्थ पर दो पॉइंट ले लेते हैं, दो पॉइंट काफी डिस्टेंस पर लेते हैं। ऐसा नहीं कि अर्थ के बगल एक पॉइंट यहां ले लिया, उसके जस्ट बगल में दूसरा पॉइंट ले लिया, नहीं, अगर एक पॉइंट यहां लिया है तो दूसरा पॉइंट शायद जाके के दिल्ली में लेंगे, यानी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। हाँ, क्या बोल रही है? देखो मुझे सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि बारिश की आवाज बहुत तेज आ रही है, तो सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रहे हो। इतना समझ लो कि दो पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ पर काफी दूर रखनी है आपको। एक पॉइंट अगर ऑब्जर्वेशन, हाँ डिस्टेंस बहुत छोटा है इसीलिए अपीयरेंट डिस्टेंस काफी बड़ा होना चाहिए। ये डिस्टेंस मान लो, एक डिस्टेंस यहाँ पर है, एक डिस्टेंस यहाँ पर है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है, एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है और दूसरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक स्टार को कंसीडर करेंगे, इस पॉइंट पर एक स्टार को मान लेंगे कि ये स्टार की डिस्टेंस हमें देखनी है, इस स्टार की डिस्टेंस हमें देखनी है। स्टार को हम एक ऑब्जेक्ट मान करके चलने वाले हैं, मान लो, और वो स्टार कैसा होना चाहिए, जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं परपेंडिकुलरली होना चाहिए। तो यहां से परपेंडिकुलरली हम किसको देखेंगे, एक स्टार पर फोकस करेंगे, स्टार पर फोकस किए और इसका मून का एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करेंगे। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करेंगे, कौन से इंस्ट्रूमेंट से, सेकंड इंस्ट्रूमेंट से। उसके बाद फिर यहां पर इस पोजीशन पर जाएंगे और इस पोजीशन पर भी एक स्टार परपेंडिकुलरली कंसीडर करेंगे और फिर से यहां इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, मून का एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन फिर से मेजर करेंगे, मून का एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन फिर से मेजर करेंगे। तो कुछ इस तरह से शेप निकल करके आएगा। अगर ये θ1 है, ये θ2 है, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा θ1 प्लस θ2, ये एंगल होगा θ1 प्लस θ2। कैसे पता है, कैसे बताना पड़ेगा? हाँ तब ठीक है। तो θ1 प्लस θ2 ये एंगल हो जाएगा और इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर हम s मान लेते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट की और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को s मान लेते हैं। दो अपीयरेंट सिर्फ मैंने बताया था, दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस कितनी मानते हैं, b मानते हैं। तो दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस हो गई b, ये हो गया b, ये हो गया θ1 प्लस θ2 और ये हो गया s। तो अगर हमें क्या निकालना हो, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू b अपॉन s आएगा और s इज इक्वल टू आ जाएगा b अपॉन θ1 प्लस θ2। इस तरह से हम s की डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी मून या सर की डिस्टेंस। तो समझ में आया ये पैरेलैक्स मेथड? आसान है, वैसे ज्यादा आपको मेजरमेंट करना नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं करना है, मेजरमेंट भी नहीं करना है, बस सीखना है, जानना है क्या होता है पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई बात पैरेलैक्स मेथड। अब अगर हमें समुद्र की गहराई नापनी है तो क्या समुद्र की गहराई मीटर लेके पहुंच जाओगे? नहीं कर सकते। तो समुद्र की गहराई नापने के लिए फिर कौन सा मेथड यूज करते होंगे? तो ना पैरेलैक्स मेथड यूज कर सकते हैं क्योंकि वहां तक दिखाई नहीं देगा अंदर तक, तो पैरेलैक्स मेथड भी यूज नहीं कर सकते। नॉर्मल ट्रायंगुलेशन मेथड भी यूज नहीं कर सकते। तो फिर किसका यूज करते हैं? फिर हम लोग यूज करते हैं रेडार मेथड, लेजर मेथड, सोनार मेथड, इनका यूज करते हैं। ये सब मेथड क्या होते हैं? डेप्थ मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। रेडार मेथड हो गया, आपका सोनार मेथड हो गया, या फिर आपका लेजर मेथड हो गया। तो रेडार मेथड या सोनार मेथड या ये सब वर्क कैसे करते हैं? ये सब वर्क करते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पर। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पर मेजर करते हैं। ये डिस्टेंस अपॉन टाइम पर डिपेंड करते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? यहाँ से डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मिल जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो क्या किया जाता है, अगर हमें डिस्टेंस मेजर करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक लाइट वेव लेते हैं, एक लाइट वेव लेते हैं, उसकी वेलोसिटी हमें पता होती है, उसको इतनी वेलोसिटी देते हैं कि वो नीचे तक पहुंच जाए और फिर वापस आए। अगर हमें साउंड है, कोई साउंड है, जैसे सोनार मेथड है, सोनार मेथड में क्या करते हैं, साउंड को लाइट की स्पीड पर लेकर के जाते हैं, यानी साउंड की स्पीड को लाइट की स्पीड से थोड़ा सा कम रखते हैं, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, साउंड की स्पीड बहुत कम होती है। तो सोनार मेथड में क्या करते हैं, साउंड को सोनार मेथड में साउंड को अर्थ के उसके जमीन के अंदर का मतलब ओशियन के अंदर, रिवर के अंदर क्या किया जाता है, सेंड कराया जाता है। फिर वो जब आवाज
जमीन तल से टकरा करके वापस आती है, तो भेजने में और वापस आने में कितना टाइम लगा वो टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। और स्पीड आपको पता होती है, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करके हम डिस्टेंस आसानी से मेजर कर सकते हैं। इस तरह से हम डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, ये समझ में आ गया। इस डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम से मेजर किया जा सकता है। मान लो हमने क्या किया, साउंड की स्पीड को रख लिया, साउंड की स्पीड हो गई 340 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी साउंड की स्पीड है, ठीक है। और हमने क्या किया, ओशन के अंदर साउंड को भेजा, तो साउंड नीचे जाएगा, नीचे से अर्थ से टकराएगा तभी तो वापस आएगा। जब तक सरफेस नहीं मिलेगी रिफ्लेक्शन कैसे होगा, साउंड का रिफ्लेक्शन होता है, जब साउंड अर्थ किसी सरफेस से टकराएगा तब तो रिफ्लेक्शन होगा। तो क्या करता है, मान लो समुद्र की गहराई है कुछ, हमने साउंड भेजा, यहां से टकरा करके वापस आया, हमें मशीन तक यहां तक पहुंचने में, यहां हमने लगाया था, वापस यहां से आएगा ना, वापस यहां से टकराया, यहां गया वापस आ गया, तो आने जाने में कुछ ना कुछ समय लगा। मान लो यहां पर हमें कितना समय लगा, मान लो 10 सेकंड लगा। अगर आने और जाने दोनों में 10 सेकंड का टाइम लगा है, तो भाई अगर आने और जाने दोनों में 10 सेकंड का टाइम लगा हुआ, तो सिर्फ जाने में कितना टाइम लगा होगा, 5 सेकंड लगा होगा, क्योंकि स्पीड सेम है। यहाँ से गया, इस पे नीचे गया, साउंड नीचे गया, यहाँ पे टकराया, वापस आ गया, 10 सेकंड लगा, तो सिर्फ जाने में कितना टाइम लगा होगा, 5 सेकंड का टाइम लगा होगा। तो स्पीड कितनी थी, 340, तो 340 इंटू 5 कर लेते हैं, हमें वैल्यू मिल जाती है आसानी से, है ना। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी डेप्थ फाइंड कर सकते हैं, किसी भी ओशियन की, किसी भी रिवर की डेप्थ को फाइंड किया जा सकता है विद दिस मेथड। इसको सोनार मेथड कहते हैं। कुछ लेजर मेथड भी होते हैं, उसमें लेजर लाइट का यूज किया जाता है, उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है, वही फॉर्मूला वही लगता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वहां से हाफ कर दिया जाता है डिस्टेंस को, क्योंकि जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम वापस आने में लगता है। मे भी समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं ये सारे मेथड, कैसे वर्क करते हैं। पैरेलैक्स मेथड आज हम लोगों ने पढ़ लिया, ट्रायंगुलेशन मेथड पढ़ लिया, और उसके बाद फिर ये सोनार मेथड जो था डेप्थ फाइंड करने के लिए। क्लियर है, आगे बढ़ें।